Hello everybody, this is SK Pandey for Spell, and the topic we are going to consider today is non-finites. So as we all know that a language has certain components and non-finites are verb related components which find a important place in language. जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेंस का प्रयोग, वॉइस का प्रयोग, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी उन्हीं में से एक है। इनका भी प्रयोग काफ़ी मात्रा में हमारे लैंग्वेज में आता है एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक फाइंड्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लैंग्वेज। जैसा मैंने कहा, इसका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए आज इसके बारे में आपको बताएं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर कई बार हमारे मन में डाउट्स आ जाते हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, और इसका कारण ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, ये एक्चुअली वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल नहीं होते जिन शब्दों को हम वर्ब्स के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन रन इज़ अ वर्ब एंड इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब टू शो सम काइंड ऑफ एक्शन। इसको तो हम बेसिकली इसी रूप में जानते हैं, लेकिन जब इसके रूप बदलने लगते हैं और इनका प्रयोग नाउन के रूप में होने लगता है, एडवर्ब के रूप में होने लगता है, एडजेक्टिव के रूप में होने लगता है, तब इनसे संबंधित कुछ डाउट्स हमारे मन में आ जाते हैं। एंड व्हेन वी गेट टू नो, व्हेन वी हैव साउंड नॉलेज अबाउट देयर फॉर्म्स, कि whether a verb can be used as a noun, adjective, adverb or anything like that. At that time, by that time, we get our doubts cleared and we become quite cheerful about the use of main verbs. जब आप इसके प्रयोग को जान जाएंगे तो काफ़ी इनके प्रयोग को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताएं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के नाउन और नंबर के अनुसार चेंज होते हैं। तो ऑल द वर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस इफ चेंज देयर नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, तो दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स किसको कहेंगे? इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप चेंज करे वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और ठीक इसके उल्टा जो वर्ब ऐसा ना करे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस वर्ब को का फॉर्म अगर चेंज नहीं होता तो हम ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे ही ईट्स, एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये मेन वर्ब है। आपने देखा सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, हियर वी सी द यूज ऑफ V5। V5 यानी वर्ब में एस लगने पे वो सिंगुलर हो जाता है, यानी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में है। आपका जान लेना जरूरी है कि जब नाउन में
एस लगे तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक और टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एस लगेगा तो ये सिंगुलर हो गया, तो एक आदमी के लिए सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। तो ये नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आपने देखा कि द वर्ब यूज्ड ओवर हियर, जो इस्तेमाल मैंने वर्ब का किया है, ईट का प्रयोग, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक ये चेंज हो रहा है। इसका जितना संख्या है, इसका अपने सब्जेक्ट के नाउन, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। यहाँ प्लूरल है क्योंकि यहाँ प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर है। ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वी कैन कॉल ऑल सच वर्ब्स, ऐसे सभी वर्ब्स को हम क्या कह सकते हैं? फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। ऐसे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। अब हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो उसका भी उदाहरण देखिए इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग कैसे होता है। ही ईट्स टू लिव, सपोज आई रोट ही ईट्स टू लिव, वही चीज़ मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, वी ईट टू लिव। मैंने दोनों में दो वर्ब्स का प्रयोग किया है। देखने में तो वो दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन असली मायने में ये वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब के रूप में होता है, एक्शन वर्ड के रूप में होता है, लेकिन ये सिर्फ देखने मात्र का वर्ब है। एक्चुअली अब ये नाउन बन चुका है। अगर किसी वर्ब से पहले टू लग जाए तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है। इन दोनों ही केस में, एग्जाम्पल नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी ये वर्ब ने अपना रूप चेंज नहीं किया। यहाँ पर जैसे था वैसे यहाँ रहा। तो इट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which appear to be a verb but actually they have been transformed to a noun form। ये verbs के पहले टू लगा दिया गया है, ये नाउन बन गया, और नाउन कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है, लेकिन नाउन कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। यानी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ ये देखने में वर्ब जैसा है, लेकिन इसका फंक्शन चेंज हो गया। तो ऐसे सारे वर्ब्स जो क्रिया विशेषण के रूप में लगें, संज्ञा के रूप में लगें, विशेषण के रूप में लगें, और वो अपना मूल रूप मूल काम छोड़ दें, ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और आपने देखा, वी कैन सी बाय द मीन्स ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स दैट दीज टू आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके अच्छे उदाहरण हैं? फाइनाइट वर्ब्स के। क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। और यहाँ हमने देखा कि टू लिव यानी वर्ब के पहले टू लगा दिया गया, जिसका पूरा उपयोगिता दोनों ही सेंटेंसेस में समान है। वह खाता है जीने के लिए, तो हम लोग भी खाते हैं जीने के लिए। तो ये जो चीज़ का इस्तेमाल आया है इस सेंटेंस में, लिव is a verb, live is a verb, to used, and it does not change the form according to its subject। सब्जेक्ट चाहे वी रहे, आई रहे, वी रहे, दे रहे, या कोई सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, इस नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क किन को पड़ता है? फाइनाइट वर्ब्स को फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड वी विल सी द फंक्शंस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखने में वर्ब्स जैसे होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो वो
किस किस रूप में होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, ये एक अच्छा सवाल है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स। नंबर 1, इस नॉन फाइनाइट को पहचानने के लिए ये देखना होगा कि अगर वर्ब क्रिया के प्रथम रूप के पहले टू लगा हुआ हो, इफ V1 टेक्स टू बिफोर इट, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो तो भी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नंबर 3, वर्ब अपने V4 फॉर्म में हो, V3 फॉर्म में हो और having plus V3 फॉर्म में हो, यानी ये 3 प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इनको पहचानने के लिए ध्यान देना होगा। अगर किसी वर्ब को लेते हैं, जैसे रन, RUN, रन, किसी सेंटेंस में अगर रन लगा हो और उससे पहले टू लगा दिया जाए या टू लगा हुआ हो, तो उस वर्ब को हम वर्ब नहीं, अब उसको नाउन समझेंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है वर्ब का टू लग जाने से नाउन होता है, और किसी भी वर्ब के पीछे टू लग जाने से अपना ये वर्ब V2, V3, V4 या V5 चेंज नहीं कर सकता। टू लगने का मतलब है कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा हम अपने लैंग्वेज में कई बार लोगों को प्रयोग करते हुए देखते हैं। टू लाफ, टू रन, टू गो। तो ऑल सच वर्ब्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव का नाम देते हैं। यानी 2 + V1 जहाँ पे भी आपको दिखता है, इसका मतलब वो नॉन फाइनाइट का पहला क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। INFINITIVE। तो इन्फिनिटिव, एक बात क्लियर हो गया कि 2 + V1 इस फॉर्म में जो भी स्ट्रक्चर मिले, कोई वर्ब मिले, तो उसको हम इन्फिनिटिव मानते हैं, कहते हैं ग्रामर की भाषा में, और वो नॉन फाइनाइट का पहला मेंबर है। दूसरा मेंबर यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे अगर हम रनिंग कर लें, यहाँ रनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन ये तब तक इन दोनों में एक कॉमन बात है कि क्लासिफिकेशन नंबर 2 में भी V4 है और क्लासिफिकेशन नंबर 3 में भी V4 का प्रयोग है। अब हम कैसे समझेंगे कि क्लासिफिकेशन नंबर 2 है या 3 है? तो वो उसके फंक्शन के आधार पे हम देखते हैं। पहले इसके नाम आपको बता दें। क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो इस रूप में पाया जाता है, इसको हम लोग ग्रामर की भाषा में जेरंड बोलते हैं। जेरंड्स मेक यूज ऑफ V4। इसमें V4 का प्रयोग होता है। और सबसे अच्छी बात कि अगर किसी V4 का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ हो, तो नाउन के रूप में इस्तेमाल होने का मतलब किसी भी सेंटेंस का या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। तो अगर V4 का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तो उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। इसी नॉन फाइनाइट को, ये दूसरा नंबर नॉन फाइनाइट है जिसको हम ग्रामर में जेरंड के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है अपने सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में हम काफ़ी प्रयोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको बताता हूँ। अब तीसरा जो नॉन फाइनाइट है और आखिरी जो नॉन फाइनाइट है, उसका नाम है पार्टिसिपल, जिसका ये 3 रूप होता है। या तो वो V4 में मिलेगा, या तो वो V3 में मिलेगा, या तो वो हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो
नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का, पहला इन्फिनिटिव इस रूप में, दूसरा जेरंड इस रूप में, V4 आपको पता है आईएनजी वाले वर्ब को V4 बोलते हैं। तो अगर V4 का प्रयोग नाउन के रूप में होता है सेंटेंस में तो उसको जेरंड कहेंगे। अगर V4 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तो उसको पार्टिसिपल कहेंगे। अगर V3 का प्रयोग इस्तेमाल आप देखते हैं यानी एडजेक्टिव के रूप में, ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, वर्ब का कोई भी रूप चाहे वो V4 हो, V3 हो या ऐसा कोई फॉर्म हो, अगर वो एडजेक्टिव का काम करे या एडवर्ब का काम करे, जिसका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना या किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, तो ऐसा V4, V3 या हैविंग प्लस V3 का कोई भी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का फंक्शन में नज़र आता है तो हम उसको क्या समझेंगे? पार्टिसिपल। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। अब क्लासिफिकेशन नंबर 1, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स यानी आप अब तक समझ चुके हैं कि 2 + V1 के फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे we eat to live, तो to live क्या हुआ? इन्फिनिटिव हुआ। we eat to live। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसने अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करना है। अपने मीन्स विद द चेंजिंग नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट दिस वर्ब इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स नंबर एंड फॉर्म। चाहे ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो, ये वर्ब इसके अनुसार चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। राइट। अब इसके बारे में हमें ये देखना है कि 2 + V1 का प्रयोग यहाँ हम देख सकते हैं, तो ग्रामेटिकली इसको क्या कहा जाएगा? इसको नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं। हम ऐसे फॉर्म को 2 + V1 के फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें 2 लगा हुआ होता है और एक जिसमें 2 नहीं लगा हुआ होता है। तो इन्फिनिटिव्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्फिनिटिव्स, 2 इन्फिनिटिव एंड देयर इन्फिनिटिव्स। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। 2 इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 के फॉर्म में होगा तो 2 इन्फिनिटिव हुआ, और अगर उसके पीछे 2 नहीं लगा हुआ है लेकिन 2 वहाँ होता है बट इट डज नॉट बिकम विजिबल, वो दिखाई नहीं देता, बट इट इज देयर एंड इट हैपन्स इन सम केसेस लाइक द वर्ब्स रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन्स। जैसे बहुत तरीके के 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे रिलेटेड हियर, सी एंड टच। तो वी डू नॉट मेक यूज ऑफ 2 इन्फिनिटिव इन द केस ऑफ ऑल सच सेंस ऑर्गन रिलेटेड वर्ब्स। तो ऐसे इन्फिनिटिव बनाने होते हैं, जैसे मॉडल्स वगैरह का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे यू निड नॉट गो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यू निड नॉट गो। तो आप देखेंगे कि गो से पहले 2 का एक भाव है। 2 इन्फिनिटिव यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस नियम के आधार पे 2 इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ वर्जित है। आई हर्ड हिम टू स्पीक बिल्कुल गलत होगा। अगर आप कहेंगे स्पीक जो है वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड एक वर्ब है, जिसमें आप वी हर्ड हिम टू स्पीक नहीं बोल के आप बोलेंगे वी हर्ड हिम स्पीक। तो इस तरीके से बेयर इन्फिनिटिव्स का भी ज़रूरत पड़ता है और 2 इन्फिनिटिव्स का भी ज़रूरत पड़ता है। और इन
इन इन्फिनेटिव्स को हम किस रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं? नाउन के रूप में। इनका प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से समझिए, टू टेल अ लाई इज अ सिन। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ है, टू टेल। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? झूठ बोलना एक पाप है, तो झूठ बोलना हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट एक वर्ब की सहायता से बना हुआ है। टेल के पीछे टू लगा है, तो टू प्लस V1 फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रामर की भाषा में? इन्फिनेटिव। तो जब कोई इन्फिनेटिव आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको नाउन कहेंगे। सब्जेक्ट तो नाउन ही होता है, चाहे वो नाउन बन जाए या चाहे वो चाहे वो सब्जेक्ट बने चाहे वो ऑब्जेक्ट बने, रहेगा तो वो नाउन ही। तो किसी भी स्थिति में चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हम ऐसे वर्बल फॉर्म को इन्फिनेटिव कहेंगे, और इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में देखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन्फिनेटिव से पहले टू लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है, उसको टू इन्फिनेटिव और देयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। और इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड एज आइदर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बात क्लियर हो गई। या तो आप सब्जेक्ट बना के किसी भी सेंटेंस में बना सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर आप उसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए। Now, talking about the second non-finite verb, and that is gerund. तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि इन्फिनेटिव्स की तरह जेरंड्स भी नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने कहा था, टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज गुड, तो हम कह सकते हैं टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज गुड, बिकॉज टू टेक अगर आपका सब्जेक्ट है, टू टेक एक्सरसाइज इज गुड, तो ये इन्फिनेटिव का बेहतर एग्जाम्पल है। और अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, टू को हटा के टेकिंग बनाना चाहते हैं, तो ये जेरंड का बेहतर एग्जाम्पल है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है किसी सेंटेंस में, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में टेकिंग एक्सरसाइज, अगर हम लिखें टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड, तो हम क्या देखते हैं कि टेकिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टू टेक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये दोनों नाउन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। अगर इस रूप में नाउन बना है, सब्जेक्ट बना है, तो इसको इन्फिनेटिव कहेंगे, और अगर आईएनजी लेके ये सब्जेक्ट बना है तो इसको हम इन्फिनेटिव नहीं बल्कि जेरंड कहेंगे। तो ये अंतर आप बखूबी कर सकते हैं कि अगर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन बन सकता है, तो जेरंड भी नाउन बन सकता है। और नाउन बनने का मतलब है कि वो भी इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात करें थर्ड नॉन फाइनाइट की, और वो है पार्टिसिपल्स। तो तीसरा नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल्स, ये थर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है जैसा हमने देखा था, और इसके कोई एक फॉर्म नहीं है, इसके तीन फॉर्म हैं। जैसा हमने शुरू में एग्जाम्पल में लिखा था, पार्टिसिपल्स के तीन फॉर्म होते हैं। एक तो ये फॉर्म होता है यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मान लीजिए कि रनिंग लगा हुआ है, RUNNING, रनिंग। अगर
V4 में है तो भी ये पार्टिसिपल है, अगर ये V3 में है तो भी ये पार्टिसिपल है। रन, रैन, रन, अगर मैंने रन का थर्ड फॉर्म, यानी रन का थर्ड फॉर्म तो दोबारा रन ही हो जाता है, तो इफ यूज्ड द V3 ऑफ रन, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेक का थर्ड फॉर्म लगाया, ब्रोकन, BROKEN, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम पार्टिसिपल ही बोलते हैं। लेकिन इस पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी के रूप में कोई पार्टिसिपल आता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और एक और पार्टिसिपल है जिसका ये रूप होता है, HAVING, हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में एक पार्टिसिपल होता है, और इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का ये रूप होता है, पास्ट पार्टिसिपल का ये रूप होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये रूप होता है, V4। अब आप कहेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है, क्योंकि जेरंड में भी तो आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जेरंड जो होता है वो नाउन के तौर पे फंक्शन करता है सेंटेंस में, जबकि पार्टिसिपल कैसा फंक्शन करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन में ये होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँगा, आई सॉ हिम, अगर मैं ये बोलूँ मैंने उसको देखा, कैसे देखा, रनिंग, तो रन का V4 आपके सॉ को डिफाइन करता है, तो एनी V4 और V3 और दिस फॉर्म डिफाइंस और क्वालिफाइज अ नाउन और अ वर्ब, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। Participles are used manywhere in our language and it becomes sometimes difficult to understand कि what is the concept। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सारे वर्बल एडजेक्टिव्स जो हैं इनको हम वर्बल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो नोन एज द वर्बल एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ये होते वर्ब हैं, लेकिन इनका फंक्शन कैसा होता है, एक एडजेक्टिव का होता है। जरा देखा जाए इस सेंटेंस को, I saw him playing। यहाँ ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को ये आईएनजी, ये V4 है, ये V4 किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मेन वर्ब को। अगर वर्ब को क्वालिफाई करे या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, तो ऐसा V4 जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और इस लिहाज से ये सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, और ये दिखाता है, इस वर्ब को क्वालिफाई करके ये दिखा रहा है कि मैंने देखा, मैंने उसको देखा, तो कैसे देखा। तो इट इज़ वन ऑफ द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब का ही काम है और एडजेक्टिव का ही काम है कि वो वर्ब को डिफाइन करे या नाउन को डिफाइन करे। तो पार्टिसिपल्स या तो नाउन को या तो वर्ब को डिफाइन करते हैं। तो इस वर्ब को इसने डिफाइन कर दिया है कि देखा, तो कैसे देखा। दूसरी बात, अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देख चुके, अब आप पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखिए। ही ब्रॉट He brought a broken egg। अब आप देखेंगे
sentence is this, main verb is this, and this is not being qualified by this word. You can see the use of V3. यहाँ पे V3 का प्रयोग हुआ है किसको डिफाइन करने के लिए? एग को, जो कि नाउन है। तो नाउन को अगर कोई वर्बल फॉर्म, अगर कोई वर्ब का फॉर्म जिसको थर्ड रूप में हम देख सकते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो अगर नाउन को कोई V3 डिफाइन करे, जैसे टॉर्न शर्ट यानी फटा हुआ शर्ट, तो टियर टोर टॉर्न इज इन इट्स थर्ड फॉर्म एंड इट डिफाइंस द नाउन शर्ट। तो शर्ट को ये डिफाइन करता है, शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने पहले बताया कि आईएनजी लगा रहता है और वो नाउन प्रोनाउन या किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरा जो V3 में रहता है और ये किसी नाउन को डिफाइन करेगा या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, अपने थर्ड फॉर्म में रह के ये किसी नाउन को डिफाइन करता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे, यानी पार्टिसिपल 3 प्रकार होते हैं, 2 की चर्चा हो चुकी, अब तीसरा बचा। वो तीसरे को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और वो किस फॉर्म में रहता है? वो इस फॉर्म में रहता है, हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में रहता है। इस पार्टिसिपल को हमने पहले ही लिखवा दिया कि ऐसे इस रूप में पाए जाने वाले वर्बल फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और काफ़ी भाषा में इसका प्रयोग है। जैसे अंडा फोड़ के मैंने ऑमलेट बनाया, तो हैविंग ब्रोकन का आप प्रयोग करेंगे, यानी किसी काम को करके ये सारे भाव इस पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से लाए जाते हैं। जैसे हैविंग स्कोल्डेड हिम, उसको डांट कर, है ना, आई सेंट होम, तो मैंने उसको घर भेज दिया। तो हैविंग प्लस V3 फॉर्म डिनोट्स द परफेक्ट पार्टिसिपल, द यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं इनका प्रयोग भाषा में बहुतायत में किया जाता है। हैविंग प्लस V3 लगा के शर्ट को सिलकर मैंने पहन लिया, तो स्यू मतलब सिलना, तो स्यून, तो हैविंग स्यून द शर्ट, स्यून अगर आप लिख देंगे SEWN, या फिर कम का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हैविंग कम फ्रॉम स्कूल, having come from school, I played. So here is a good example of perfect participle. Having come, come has its third form, again come, और इस तरीके से हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके से हम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। Having scolded the student, the teacher asked him to leave the class. Having scolded the student, the teacher asked him to leave the class. इसमें आप यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखते हैं, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज पर योर ओन विश, मीन्स द वे यू वांट टू मेक यूज ऑफ दीज 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फर्स्ट पार्टिसिपल मेकिंग यूज ऑफ V4, तो आप जैसे चाहें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में,
दूसरी बात, V3 का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए आप उसका भी प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। नंबर तीसरा नंबर परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं, एंड यू कैन एन्जॉय वेरी साउंड लैंग्वेज एंड दिस मेक्स your language very convenient, and you sound to be a well-read person once you get to know about the use of all the three non-finite verbs. So let me recapitulate all the three topics taught to you today. Non-finites are the verbs which are not commanded by the number of their subjects. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो देखने में वर्ब्स होते हैं लेकिन फंक्शन नाउन की तरह करते हैं, या तो एडजेक्टिव की तरह करते हैं, या तो ये एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नॉन फाइनाइट था इन्फिनेटिव, जो कि दो प्रकार का था, और दूसरा जो था वो जेरंड था, जो नाउन की तरह वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें आप देखेंगे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट आई लव इज वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब। आप पूछिए ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आमतौर पे ये दो वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जो है व्हाट और होम। तो आप पूछिए आई लव व्हाट, तो प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, क्योंकि इस प्लेइंग ने व्हाट का जवाब दे दिया है। तो व्हाट का जवाब और होम का जवाब छोड़ के बाकी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाले वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते, वो नाउन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम लिखते आई लव इन द पार्क, तो वो व्हाट का जवाब नहीं होता, वो प्लेस का जवाब होता, जो कि एडवर्ब को रेफर करता है, किसी नाउन को नहीं। तो वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब है कि ये वर्ब अब वर्ब नहीं रहा, ये एक नाउन के फंक्शन में आ गया। तो कोई भी वर्ब जो नाउन के फंक्शन में आ जाए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे भी रह सकता है और ये यहाँ पे भी रह सकता है। ये है आपका जेरंड, इसी को बोलते हैं GERUND, इसी को हम जेरंड बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन होता है, तो यानी कोई वर्ब नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो जेरंड हुआ। अब इसी का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे तो भी वो जेरंड ही होगा। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, हमारा सेंटेंस है प्लेइंग क्रिकेट इज गुड, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड। इसमें हमारा सब्जेक्ट है प्लेइंग क्रिकेट। इस पार्ट में ये एक फ्रेज है जिसके अंदर जेरंड का प्रयोग किया गया है, यानी जो ये वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसका प्रयोग हमने सब्जेक्ट के रूप में किया, और उसी वर्ब के फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में किया। तो अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो ऑब्जेक्ट बने तो भी वो जेरंड है, अगर वो सब्जेक्ट बने तो भी वो जेरंड है। और कारण क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का कैपेसिटी किस में होता है? नाउन और प्रोनाउन में। हमारे पास 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन आठों में कौन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन सकता है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और कोई नहीं बन सकता। लेकिन अभी आपने देखा कि वर्ब को भी हमने रूप बदल के नाउन के रूप में प्रयोग किया, इसी को तो कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसी ज्ञान के ना होने से ये सारा वर्ब से रिलेटेड कन्फ्यूज़न विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी सहायता मिली होगी। इसको आपके डाउट्स आदि के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।